हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं शूट आउट एट करियर अड्डा यानी 2026 बोर्ड एग्जाम को हम लोग करने जा रहे हैं शूट आउट। आप लोगों के साथ शूट करेंगे आप और देखूंगा मैं, ठीक है ना। तो शूट आउट 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आज हम लोग शूट आउट करने वाले हैं कौन से चैप्टर का? करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का शूट आउट कर देंगे इसको कंप्लीटली आज। तो ये जो है शूट आउट में क्या लेकर आए हम लोग, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे 2026 एग्जाम्स के लिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले हैं एग्जाम में आपके, तो आप सिर्फ इतना ही पढ़ के जाओगे तो आपका कंप्लीट करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, ठीक है ना। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी बच्चे बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, वो इस शूट आउट को जरूर फॉलो करें। बस जितना मैं करा रहा हूं उतना ही करें, आपका ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कैरियर अड्डा शूट आउट में देखिए जो क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं वन बाय वन, जितने क्वेश्चंस यहां पे कराए जाएंगे ये क्वेश्चंस आपको कर लेना है, आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। तो चलिए भाई हम 1 to 1 बात करते हैं क्वेश्चंस के। तो यहां पे आपको बनाया गया है, पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनाए गए, ठीक है ना। तो 1 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर क्या है? डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। तो चूंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर का है तो हम इसको 1 नंबर के ही हिसाब से लिखेंगे। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, तो आप लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और I इज इक्वल टू आप लिखेंगे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। चूंकि 1 नंबर का है तो इतना ही लिखेंगे। फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट Ohm's law states that current in a circuit is directly proportional to voltage applied, ठीक है ना। क्या बोलता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड। यानी आप क्या बोलेंगे? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इट इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज कांस्टेंट एंड नोन एज रेजिस्टेंस। R एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस बोलते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सफिशिएंट है इसके लिए, ठीक है ना। अब आगे लिखते हैं, ठीक। तो क्या बोला? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू IR, ठीक है ना। यानी वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये सभी बातें कहां पे होंगी? तो जब हम क्या रखेंगे? टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। तो कहां पे करेंगे बच्चों ये बात? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो आपको जैसे ओम्स लॉ का फॉर्मूला पता है, V इक्वल्स टू IR। आप यहां से R को क्या बोलोगे? R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो इसका यूनिट होता है वोल्ट और इसका यूनिट होता है एम्पियर। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ओम। और इसका सिंबल होता है ये। 1 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन इट्स लेंथ इज डबल, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ता है जब हम लेंथ क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। तो क्या है फॉर्मूला? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A।
R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक, तो अब यहां से अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो लेंथ कितना हो जाएगा आपका 2L अपॉन एरिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, R इक्वल टू रो 2L बाई ए। तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 2R डैश जो आएगा, नया रेजिस्टेंस जो आएगा वो 2R आएगा। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने की है, दो चीजें हैं। अगर लेंथ ऑफ वायर वैसा ही है ना, एक वायर ये है और दूसरा वायर आपने मार्केट से खरीद के लाया, ये L लेंथ का और ये 2L लेंथ का, सेम वायर है, ठीक है ना। तो यहां पे आप बोलोगे कि लेंथ ऑफ वायर डबल कर दिया हमने तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो गया। अब इसमें एक चीज और है कि अगर वही वायर है, उसी वायर को आपने खींच के लंबा कर दिया, ठीक है ना, क्या कर दिया, खींच के लंबा कर दिया, तो यहां पे एक चीज और आ जाता है कि जब किसी चीज का लंबाई बढ़ जाएगा तो R इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रो लेंथ की जगह लिखेंगे 2L और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया विल बिकम A/2। तो इस केस में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, नया रेजिस्टेंस जो हो जाएगा 4 टाइम्स पुराने वाले के हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। यहां पे सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर के लिए फॉर्मूला पूछा है, तो आप क्या लिखोगे, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है ना। अब चूंकि ओम्स लॉ पता है और V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो यहां पे मैं V की जगह IR रख दूं तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I² R, और इसी में I की जगह V बाई रखेंगे तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V² अपॉन R, ठीक है। सिंपली 1 नंबर में फॉर्मूला पूछा है तो ऐसे ही बताएंगे। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट पूछा है, आप बोलोगे SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। क्या होता है वोल्ट, वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो आप इसको जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं, जूल पर कूलम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशनल जो डायरेक्शन का, जो करंट का जो डायरेक्शन लेते हैं, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के बराबर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज जिधर चल रहा है उधर ही हम डायरेक्शन के करंट को मानते हैं। या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा चलिए कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका छूट गया बच्चों, तो इसको देख लीजिए। क्या बोला है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज एम्पियर। एम्पियर किसका यूनिट है, तो आप बोलोगे दैट फिजिकल क्वांटिटी इज करंट, द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज एम्पियर इज करंट। बहुत बिल्कुल बेसिक सवाल है बच्चों, यही शूट आउट आपके लिए तैयार किया है। आप इसको अभी बहुत हल्का लग रहा होगा, लेकिन इस कंप्लीट शूट आउट के सीरीज को आप कर लेंगे तो आपके बोर्ड में 90+ % मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है ना। बस इतना शूट आउट कर ले, शूट आउट कंप्लीट कर ले, कैरियर अड्डा, शूट आउट एट कैरियर अड्डा को करे और 90+ मार्क्स लाए, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन कितने नंबर का है बच्चों, 2 मार्क्स क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर जिसमें 2-3 लाइन लिखने का है, ठीक है ना। क्या बोलता है, स्टेट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो सबसे पहली बात क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रो एल अपॉन ए। सबसे पहला फैक्टर कौन होगा जिसपे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड कर रहा है, तो आप बोलेंगे लेंथ। दूसरा बोलेंगे एरिया, ठीक है ना। और तीसरा फैक्टर कौन है जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो आप लिखेंगे टेम्परेचर, ठीक है ना। और लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, और एक और चीज है रेजिस्टिविटी, यानी मटेरियल के बदल जाने से भी रेजिस्टेंस बदलेगा, तो रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये मैटर टू मैटर, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड
मटेरियल। तो आपके हाथ में सपोज लोहा है और आपके हाथ में कॉपर है तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो इन सारी चीजों पे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। बहुत बेसिक सवाल है बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर के बारे में क्या लिखेंगे? कंडक्टर, इट इज अ मटेरियल, it is a material which allows to conduct electricity। क्या लिखेंगे? it is a material which allows to conduct electricity through it। ठीक है ना? ऐसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। इंसुलेटर के बारे में क्या बोलेंगे? इंसुलेटर के बारे में क्या बोलेंगे बच्चों? इंसुलेटर के बारे में मटेरियल which do not allow electricity to pass through it। मटेरियल which do not allow electricity to pass through it। तो कंडक्टर में एग्जांपल जो लिखेंगे, कंडक्टर का एग्जांपल मेटल लिखेंगे, एलॉय लिखेंगे, ठीक है ना। और इंसुलेटर के एग्जांपल में क्या लिखोगे आप लिखोगे रबर, वुड एक्सेट्रा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इन हाउस होल्ड सर्किट। ठीक है ना, आगे भी ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको देख ले, व्हाई आर रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इन हाउस होल्ड सर्किट। तो देखिए बच्चों, जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कंबाइन होते हैं, जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कंबाइन होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, एक पॉइंट। ठीक है ना। क्या बोलोगे? व्हाई आर रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। आप बोलोगे टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस। सबसे पहले क्या लिखोगे? टू रिड्यूस नेट रेजिस्टेंस, टू रिड्यूस नेट रेजिस्टेंस। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम कि ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विल वर्क एट सेम वोल्टेज, है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी के पास जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। आप क्या लिखोगे? ऑल अप्लायंसेज विल हैव सेम वोल्टेज। ठीक है ना। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड वन कहां लिख रहे हैं हम लोग? यहां पे लिख रहे हैं बच्चों, है ना। इसमें जो थर्ड वन लिख रहे हैं, क्या बोल रहा है कि सभी डिवाइसेज, सभी अप्लायंसेज इंडिपेंडेंटली काम कर सके, है ना। तो ऑल अप्लायंसेज शुड फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ठीक है बच्चों, कि अगर एक रेजिस्टेंस, एक मशीन आपका, एक डिवाइस खराब हो गया है तो बाकी दूसरे तीसरे चीजों पे फर्क नहीं पड़े। इसीलिए हाउस होल्ड में आपका अगर एक पंखा खराब हो गया है तो बाकी पंखा ऐसे ही चलता रहेगा। एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट, एक टीवी खराब हो गया है तो बाकी चीजें इंडिपेंडेंटली वर्क करती रहेंगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, फाइंड द करंट। तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे, V इज इक्वल टू IR। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपको 10, करंट नहीं पता आपको, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको? 2 दे रखा है। तो यहां से आप क्या बोलेंगे? करंट इज इक्वल टू 5 एम्पियर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन रेजिस्टिविटी, स्टेट इट्स SI यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को ये समझ में भी नहीं आता है, यार ये क्या लफड़ा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, है ना। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? उसकी क्षमता, है ना। रेजिस्टेंस, जैसा मैंने आपको लेक्चर में बताया है, कैरियर अड्डा चैनल के इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर पे, 10th क्लास के करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर पे, वहां पे आप जाके देख सकते हैं इसको कि मैंने रेजिस्टिविटी के बारे में कैसे बताया है। ठीक है ना। अभी मैं आपको चूंकि शॉर्ट आंसर है तो उसके अकॉर्डिंग बता देता हूं थोड़ा सा। डिफाइन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है? रेजिस्टेंस होता है रोकना, करंट में बाधा पैदा करना, ठीक है ना। कितना बाधा पैदा कर रहा है एट अ टाइम, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और कितना बाधा पैदा
करता है, कर सकता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। यानी R इज इक्वल टू क्या आता है, रो एल बाई ए, है ना। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है बच्चों। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक खास टाइम का रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, है ना। तो डिफाइन रेजिस्टिविटी, तो आप इसको लिखोगे R इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर आपको इसको डेफिनेशन वाइज लिखना है तो लिखोगे प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, हाउ मच करंट इट कैन अपोज, कितना करंट ये अपोज कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है ना। और इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं बच्चों, तो यहां से मैं इस फॉर्मूला को देखो, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो क्या आएगा बच्चों, रो बराबर, अच्छा यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, कि अगर L और A दोनों किसके बराबर है, L और A दोनों 1 के बराबर है, तो R बराबर किसके होगा, रेजिस्टिविटी के। यानी आप ऐसा भी बोल सकते हो, रेजिस्टिविटी इज दैट रेजिस्टेंस एट विच लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर इक्वल और 1। तो रेजिस्टिविटी को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज दैट रेजिस्टेंस एट विच लेंथ एंड एरिया आर इक्वल और लेंथ इक्वल्स टू एरिया इक्वल्स टू 1, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आप इसके यूनिट की बात करेंगे तो ये रो क्या आएगा बच्चों, रो विल बी इक्वल्स टू आर ए बाई एल। तो ए का यूनिट देखोगे एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आर का यूनिट है ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट मीटर। तो यहां से एक मीटर कट जाएगा, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट कितनी आ जाएगी बच्चों, ओम मीटर। ठीक है ना। तो चूंकि आपको डायरेक्टली लिख देना है, निकालना नहीं है, कैलकुलेट नहीं करना एग्जाम में, है ना। ऐसा अगर 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप सीधे लिखोगे एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ड्रॉ वीआई ग्राफ फॉर एन ओमिक रजिस्टर एंड स्टेट द नेचर ऑफ द ग्राफ। ठीक है ना। तो यहां पे मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूं। ठीक, यहां पे वोल्टेज ले रहे हैं और यहां पे क्या ले रहे हैं, करंट ले रहे हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, यहां पे हम वोल्टेज ले रहे हैं और यहां पे करंट ले रहे हैं। तो ग्राफ, इसका इक्वेशन क्या बनता है बच्चों, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 10th क्लास में पढ़े हैं तो y इज इक्वल टू कैसा आएगा, mx टाइप का आएगा। यानी ये एक ऐसा ग्राफ है जो कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है और एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, वी आई ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन व्हाई करंट इज सेम एट एवरी पॉइंट इन सीरीज सर्किट। ये तो ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। लेकिन इसको कैसे जानते हैं, इसको कैसे करते हैं, क्या पूछा, एक्सप्लेन व्हाई करंट इज सेम एट एवरी पॉइंट इन सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में हर एक पॉइंट पे करंट सेम क्यों होता है। देखिए बच्चों, अगर सपोज आपके पास सीरीज है ना, सीरीज सर्किट है और वहां पे 2-4 रेजिस्टेंस लगे हैं R1, R2, R3, तो क्या होता है बच्चों कि करंट बैटरी से यहां से करंट इस तरीके से निकल रहा है ना, यानी चार्ज का फ्लो हो रहा है, करंट इस तरीके से निकल के इसके पास गया। तो आप बोलोगे द करंट या द चार्ज हैव नो एनी अदर पाथ टू गो एनी अदर इन एनी अदर डायरेक्शन, है ना। तो चार्ज के पास कोई दूसरा पाथ है ही नहीं, तो वो यहां जाएगा, इसके बाद फिर वो इसमें जाएगा, तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जाएगा, फिर यहां पे भी जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जाएगा। तो चार्ज के पास या फिर करंट के पास दूसरा कोई डायरेक्शन है ही नहीं चलने के लिए, इसलिए आप बोलोगे हर जगह करंट का फ्लो कैसा है, सेम है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं बच्चों, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है ना, 3 मार्क्स क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर या न्यूमेरिकल टाइप के कुछ क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसको, क्या बोल रहा है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, है ना। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ
व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शूट आउट एट कैरियर अड्डा को जरूर फॉलो करें, ठीक है ना। आपको इसमें सभी क्वेश्चंस आ जाएंगे, इतने क्वेश्चंस आप कर लिए उसके बाद इस चैप्टर से आप फ्री हो गए। 1 to 1 सभी चैप्टर्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एसएसटी, इंग्लिश सभी के सॉल्यूशन, सभी के शूट आउट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप बने रहें कैरियर अड्डा चैनल के साथ। कैरियर अड्डा ऑनलाइन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों, ठीक है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें और आपके काम का बोर्ड के लिए आप टेंशन फ्री होके बिल्कुल शूट आउट को फॉलो करते रहें, ठीक है। चलिए, तो क्या है, डिराइव द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखिए बच्चों, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहां पे हमने 3 रेजिस्टेंस जोड़ दिया, R1, R2, R3 और एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया। तो जैसा कि आपको बताया कि एसी सोर्स में सीरीज में करंट सेम होता है बच्चों, तो तीनों के पास जो करंट जाएगा वो करंट क्या होगा, सेम होगा, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो यहां पे होगा V1, यहां पे होगा V2, यहां पे होगा V3। तो करंट में सीरीज में करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग होता है, ठीक है ना। अब इसके अक्रॉस अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो क्या बोलोगे बच्चों, V1 इक्वल्स टू IR1। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाए तो V2 इक्वल्स टू IR2। तीसरे वाले के अक्रॉस लगाए तो V इक्वल्स टू IR3। अब पूरे सर्किट में बच्चों देखिए बैटरी है ना, तो बैटरी को इससे मतलब नहीं है कि कितना रेजिस्टेंस किस तरीके से कंबाइंड है, बैटरी को बस इस बात से मतलब है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो बैटरी क्या बोलेगा, मेरे लिए V इज इक्वल टू आई इंटू क्या है, नेट रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब देखिए वहां से आप क्या बोलेंगे, I को, देखिए बच्चों, और डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन V का हो रहा है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सीरीज कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज का होता है और करंट सेम रहता है, तो टोटल वोल्टेज कितना होगा बच्चों, ये जो V है डिस्ट्रीब्यूट हुआ V1 V2 V3, तो V को क्या बोलेंगे आप, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मैं इस V को क्या बोलूंगा बच्चों, I इंटू R इक्विवेलेंट। इस V1 को क्या बोलेंगे, IR1 प्लस V2 को क्या बोलेंगे, IR2 प्लस V3 को क्या बोलेंगे, IR3। तो यहां से IR इक्विवेलेंट, I हमने कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I और I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका आ गया फाइनल रिजल्ट इस तरीके से। तो एक सीरीज सर्किट में नेट रेजिस्टेंस सिंपली ऐड हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 रेजिस्टर्स 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm are connected in parallel, 2 ohm, 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel, calculate the equivalent resistance। तो यहां से देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो 3 रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, ये है 2 ओम, ये है आपका 4 ओम और ये कितना है 6 ओम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इट इंप्लाइज दैट, क्या लिखेंगे यहां से, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप लिखोगे 12, ये 6 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, तो 11/12। ये आ गया 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12 अपॉन 11। एक बार फिर से देख लीजिए, 1/R1 1/R2 1/3, ये 1/R इक्विवेलेंट आ रहा है, 1/2 1/4 1/6, इन सब का एलसीएम कितना आ गया 12। इसको यहाँ पे 2 से 6 टाइम्स, तो 6, फिर 4 से 3 टाइम्स तो 3 लिख दिया, और 6 से 2 टाइम्स तो 11/12। तो आर इक्विवेलेंट उसको पलट देंगे 12/11, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया 12/11। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohm is cut into 2 equal parts, how does
द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट चेंजेस। ठीक है ना, एक वायर है 5 मीटर का, सॉरी एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, आपने इसको सिंपली में बीच से क्या कर दिया, कट कर दिया, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो के बारे में क्या बताया, ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो जैसे ही मैंने कट किया तो मटेरियल तो बदला नहीं, मटेरियल वही रहा, तो रो दोनों के लिए सेम रहेगा, है ना। R इक्वल टू आप क्या बोलोगे, पहले कितना था 5 ओम, तो ये 5 ओम इज इक्वल टू क्या बोला आपने, रो एल बाई ए। अब क्या बोल रहे हैं कि इस 5, ये 5 है और रो इसको कट कर दिया कितने में, फिर से लिख रहे हैं, तो R इक्वल टू, अब बोला रो इसको कट कर दिया 2 पार्ट में, L बाई 2 कर दिया बच्चों, क्या कर दिया, तो रो L बाई 2 और यहां पे क्या आ गया A। अब नया जो रेजिस्टेंस आएगा R डैश, जिसको हम क्या बोलेंगे, रो L अपॉन 2A, क्योंकि इसको बीच से कट करने से इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंजेस नहीं आया, ठीक है ना। इसकी वैल्यू को आप क्या बोला, आपने क्या बोला, रो L बाई A, ये किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो आपका जो नया रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5/2 यानी 2.5 ओम। तो हम किसी वायर को बीच से कट कर देते हैं, 50-50 कर देते हैं, तो 50-50 क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस भी 50% हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बच्चों देखिए, अ बल्ब इज रेटेड 60 वॉट एंड 220 वोल्ट, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन। आपको पता है बच्चों पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर कितना दे रखा है आपको 60 इज इक्वल टू वोल्टेज कितना दे रखा है 220, इंटू में क्या लगा देंगे बच्चों I, इस 0 से इस 0 को काट देंगे, तो यहां से जो I की वैल्यू आएगी 6/22 यानी 3/11 एम्पियर, ठीक। द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, है ना, अब यहां पे क्या लगा दोगे आप, V इज इक्वल टू I इंटू आर, V कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में 220, I कितना है बच्चों, तो I आपने निकाला 3/11, इंटू में क्या, इंटू में लिखेंगे R, तो यहां से R की वैल्यू आएगी 220 इंटू 11/3, ठीक, 220 11/3, इसको आप सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेंशन 2 एप्लीकेशंस, ठीक है ना। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कैसे लिखते हैं बच्चों, देखिए व्हेन, लिखता हूं मैं इसको, क्या लिखेंगे, व्हेन करंट passes in a conductor, when current passes in a conductor, free electrons collide with atom of conductor, ठीक है बच्चों, कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास हो रहा है, यानी करंट चल रहा है, करंट है उसके अंदर, तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स किससे कोलाइड होते हैं, एटम ऑफ कंडक्टर से, है ना, कंडक्टर के एटम से, एंड हेंस इट रिलीजेज हीट, ठीक है ना। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चों। तो जब भी करंट पास होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है अदर चार्ज पार्टिकल से, या फिर सिंपली आप बोलोगे कंडक्टर के एटम से स्ट्राइक करता है, कोलाइड करता है, तो जब भी कोलिजन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, है ना। तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट एंड दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। अब इसके 2 एप्लीकेशन आपसे पूछा है, तो आप 2 एप्लीकेशन लिख लो। अभी सर्दी का मौसम है बच्चा, क्या क्या यूज कर रहे हो आप, तो आप बोलोगे गीजर यूज कर रहे हैं, ब्लोवर यूज करते हैं बच्चों, टोस्टर यूज करते हैं, है ना, ब्रेड गर्म करने के लिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक। नेक्स्ट, स्केच द सर्किट डायग्राम यूजिंग एन एमीटर, वोल्ट मीटर, बैटरी एंड रियोस्टेट टू वेरीफाई ओम्स लॉ।
ठीक है ना। ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल का क्वेश्चन होता है, लेकिन इसको सीबीएसई बहुत लाइक करता है इस क्वेश्चन को, है ना। सीबीएसई इसको बहुत पसंद करता है बच्चा, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, स्केच द सर्किट डायग्राम यूजिंग एन एमीटर, वोल्टमीटर, बैटरी एंड अ रियोस्टेट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। तो जो जो दिया है आप इसको यूज कर लीजिए। सर्किट डायग्राम में एक एमीटर चाहिए, वोल्टमीटर चाहिए और बैटरी चाहिए और रियोस्टेट चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहां पे हम एक रेजिस्टेंस बना रहे हैं, उस पे इस तरीके का लाइन खींच दिया, इसको बोलेंगे रियोस्टेट, यानी ऐसा रेजिस्टेंस जिसको आप टाइम टू टाइम चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। इस सर्किट में एक एमीटर लगा है, ठीक है, और यहाँ पे बैटरी लगा है, और इस बैटरी में क्या जोड़ दिया है आपने, वोल्टमीटर, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा सेटअप रहा, जिसमें एक एमीटर लगा है, यहां लगा दिया, एक वोल्टमीटर लगा दिया, और एक बैटरी लगा हुआ है, और एक रियोस्टेट यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो इसमें क्या करना है बच्चों, आपको एक टेबल बनाना है, टेबल बनाना है, और यहां पे V, I और R लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आपको V मैं मान लेता हूं 10 वोल्ट, है ना, तो ले लेते हैं V बराबर कितना है, तो V बराबर 10, सभी केस में ले ले रहे हैं 10 10, ठीक है ना। अच्छा, रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेंज करते जाओ। तो सबसे पहला मैंने रेजिस्टेंस को लिया 5, तो V इक्वल्स टू आई आर से क्या आएगा बच्चों, है ना। आपको यहाँ पे अब करंट की वैल्यू बतानी है ना। 10 ओम रेजिस्टेंस, सॉरी 5 ओम रेजिस्टेंस है, और I की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू कितनी है 5। तो आप बताइए यहां से करंट का जो रीडिंग आएगा, तो कितना आएगा करंट का रीडिंग, तो I इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, V अपॉन R, तो I विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 एम्पियर। फिर यहाँ पे आपने इस रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को कितना ले लिया, 10 ले लिया, तो 10 लेंगे तो 10 बाई 10 कितना आएगा 1। फिर उसके बाद आपने इस वोल्ट को 10 रखा, रेजिस्टेंस आप 2.5 ले लो चाहो तो यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा बच्चों, 4 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक है ना। तो ये रहा आपका सर्किट डायग्राम, जिसमें आपका एमीटर लगा है, वोल्ट मीटर लगा है, और एक रियोस्टेट लगा है, और ये आप सर्किट बनाओगे इस तरीके से, है ना। और इसके बाद एक डायग्राम बनाओगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, V लिखेंगे, और ये I लिखेंगे, और आप क्या करोगे, V और I की वैल्यू को पुट करते जाओगे। सपोज V कितना है बच्चों, तो V है, V है पहले वाले में, यहाँ पे 5 10 ऐसा करके, है ना, और करंट कितना है, तो यहां से देखिए V है आपका 10, करंट है 2, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, अब यहां से देखिए, आप इस ग्राफ से देखिए, इस ग्राफ से आप देखेंगे तो इसका जो स्लोप आएगा, यानी इस ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पे 10/2 है ना, ये 10/2, ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 5 के इक्वल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ओम्स लॉ विथ अ लेवल्ड सर्किट डायग्राम एंड वोल्ट एम्पियर ग्राफ। तो ये लॉन्ग आंसर है बेटा, तो इसमें पूरा डिटेल्स में लिखना पड़ेगा कि ओम्स लॉ क्या बोलता है, ठीक है ना। आप लिखेंगे जैसा 1 नंबर के क्वेश्चन में लिखे थे, तो इसमें डिटेल्स में लिखना होगा, ओम्स लॉ states that current in a circuit is directly proportional to current in a circuit is directly proportional to voltage applied across the conductor, ठीक है। क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है ना। अब यहां पे बोलेंगे, इसको लिखेंगे V इज प्रोपोर्शनल टू I, या फिर ऐसा भी बोलेंगे कि V अपॉन I इज इक्वल्स टू
कांस्टेंट, और फिर आगे क्या लिखेंगे, v अपॉन आई इज इक्वल टू आर। जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, आर होगी। तो इसको फर्दर आप बोलोगे v इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है ना। तो ये ओम्स लॉ का डेफिनेशन हो गया। सर्किट डायग्राम बनाना है और वोल्ट एम्पियर ग्राफ बनाना है। ठीक है ना। तो एक सर्किट डायग्राम बना लेंगे बच्चों, जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा है और इसमें एक वोल्टेज सोर्स आपने लगा दिया। उस वोल्टेज सोर्स को अब यहां पे देखेंगे, ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को, है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू को v इज इक्वल टू आई आर में देखेंगे। हम v की वैल्यू कुछ रख देते हैं। तो v अगर सपोज 10 वोल्ट रख देते हैं, ठीक है ना, i आपको नहीं पता है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू को 2 रख देते हैं, तो यहां से i की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5। तो v को कितना बोला, तो v है 10 और रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी करंट कितना है 5। तो आप कैसे लिखोगे, अगर हम यहाँ पे v के ग्राफ, y एक्सिस पे v को दिखा रहे हैं और x एक्सिस पे i को दिखा रहे हैं, तो i कितना है बच्चों 5। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे 1 2 3 4 5, और v कितना है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो कोई पॉइंट आएगा इसको क्या बोलेंगे हम 5, 10। उसी तरीके से आप और भी वैल्यूज को ले सकते हैं। ठीक है ना। और वैल्यू कैसे लें, तो आप देखोगे v की वैल्यू को 10 रख रहे हैं, i की वैल्यू नहीं पता, और रेजिस्टेंस की वैल्यू को कितना लिए बच्चों 5 लिए। तो अब यहां से 10 अपॉन 5 ये किसके इक्वल आ जाएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी, और ये किसके इक्वल आ जाएगी 10। तो जब हम वोल्टेज 10 ले रहे हैं तो करंट कितना आ रहा है बच्चों, ठीक है ना 2 कॉमा, तो आप बोलोगे 2 कॉमा 10। तो वोल्टेज, अच्छा यहाँ पे हमने वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है ना। अब क्या करो, यहाँ पे वोल्टेज को चेंज करो, वोल्टेज को वेरी करके देखते हैं। तो वोल्टेज अगर मैं 20 ले रहा हूं तो 20 इक्वल्स टू आई इंटू, और इस वाले रेजिस्टेंस को रखते हैं तो आई कितना आ जाएगा बच्चों 10। तो अब जब मैं यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 जाऊंगा तो वोल्टेज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब मैं वोल्टेज को कम कर रहा हूं, है ना, वोल्टेज को कम कर रहे हैं। वोल्टेज सपोज 5 वोल्ट ले रहे हैं, तो 5 वोल्ट इक्वल्स टू आई इंटू रेजिस्टेंस कितना लिया 2, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 2.5। जब हम मैं वोल्टेज को कितना ले रहा हूं बच्चों 5 ले रहा हूं, यानी 1 2 3 4 5 यहां पे वोल्टेज ले रहे हैं, तो करंट कितना आ रहा है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से करंट आ रहा है। तो आपको जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, इन पॉइंट्स को मिलके एक ग्राफ बनेगा वी आई कर्व। ठीक है ना, इसी कर्व को दिखाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, derive the expression for equivalent resistance when resistors are connected in parallel। कोई आया है बाहर, देखिए हम, चलिए, derive the expression for equivalent resistance when resistors are connected in parallel। तो देखिए बच्चों क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट किया, पैरेलल में। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे R1 R2 R3। ठीक, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब यहां से पूछा है आपसे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जैसा आप सबको पता है बच्चों कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब यहां से करंट निकलेगा और करंट जब यहां तक पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा, तो करंट विल हैव 3 डिफरेंट पाथ। करंट के पास अलग अलग पाथ होंगे, जिसमें से हम इस तरफ बोलेंगे करंट कितना गया बच्चों I1, यहां कितना गया I2, और यहां कितना गया I3। तो याद रहे पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वोल्टेज सेम होता है। तो आप देखोगे तीनों के तीनों रेजिस्टेंस एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा। इस पॉइंट को आप लिख लोगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज across all the resistance, voltage across all the resistance is same and current is distributed in
पैरेलल सर्किट एंड करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पैरेलल सर्किट ठीक है बच्चों। तो अब यहां पे चलते हैं। अब इस बैटरी के पास, जैसा कि पहले भी बताया, बैटरी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि रेजिस्टेंस पैरेलल में है या कॉम्बिनेशन में है। बैटरी को अगर मतलब है तो उसको नेट रेजिस्टेंस से मतलब है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मतलब है। तो इस बैटरी के पास जाओगे तो ओम्स लॉ कैसे लगेगा? तो V इक्वल्स टू बोलोगे करंट I और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम क्या बोलेंगे? R इक्विवेलेंट। ठीक है ना। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी ओम्स लॉ इसके अक्रॉस लगा रहे हैं, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V इक्वल्स टू क्या बोलेंगे बच्चों? IR1। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I1R1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा R2 वाले के अक्रॉस? तो आप बोलोगे V इक्वल्स टू I2R2। ठीक है ना। सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V ही है और V इक्वल्स टू IR होता है, ओम्स लॉ बताता है। फिर तीसरे वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो आप बोलोगे V ही है और जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? I3 R3 के I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। यहां से आएगा I2 भी इक्वल टू V अपॉन R2 और यहां से क्या आएगा बच्चों? I3 इज इक्वल टू V अपॉन I3। ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम था, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। यहां पे आपका वोल्टेज सेम रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा बच्चों? करंट का। तो आप क्या लिखोगे? I इज इक्वल टू, देखिए यहां पे करंट I था, ये तीन हिस्से में बट गया, तो I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम इस I के लिए क्या बोलेंगे? इस I के लिए क्या बोलेंगे? I विल बी इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट और I1 की वैल्यू हमने निकाल लिया है V अपॉन R1, I2 की वैल्यू निकाल लिया है V अपॉन R2 और I3 की वैल्यू क्या निकाल लिया बच्चों? I3 इक्वल टू V अपॉन R3। तो यहां से देखेंगे V सब में आ जाएगा कॉमन, तो यहां से V कट जाएगा और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये आपका फाइनल क्या आ गया? फाइनल आपका, ठीक है ना, फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? 1 बाई R1 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डेरिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? डिराइव इट्स फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ V एंड R। ठीक है ना बच्चों। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक पावर is defined as work done by electrical energy, work done by electrical energy या फिर energy consumed या फिर energy dissipated या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड या एनर्जी रिलीज्ड या डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। देखिए बच्चों बने रहे कैरियर अड्डा शूटआउट में, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी या एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी या एनर्जी रिलीज्ड बाय एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। डिराइव, उसके बाद बोला डिराइव इट्स फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ V एंड R। तो पावर इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन
टाइम, या यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हो एनर्जी अपॉन पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो यहां पे देखते हैं P इज इक्वल टू, और आपको पता है कि वोल्ट का यूनिट वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो W इज इक्वल टू V इंटू क्या लिखेंगे, Q। तो यहां से मैं इसको लिख रहा हूं V इंटू क्यू अपॉन में T। ठीक है ना। और बताइए बच्चों, Q बाई टी आप पढ़ रहे थे, Q बाई टी क्या होता है, Q बाई टी होता है करंट। तो यहां से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, V इंटू आई। लेकिन क्वेश्चन में पूछा इन टर्म्स ऑफ V एंड R, तो यहां पे देखे बच्चों V इक्वल टू क्या लगाएंगे हम, आई आर। तो यहां से I की वैल्यू को क्या बोलेंगे, V अपॉन R, और इसमें रख देंगे P इज इक्वल टू V, और I की जगह रख देंगे V अपॉन R। तो P की वैल्यू आ जाएगी बच्चों V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है ना। तो ये पावर का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ V एंड R। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एरिया 2 इंटू 10 की पावर -6 हैज रेजिस्टिविटी ऑफ 1.7 इंटू 10 पावर -8, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो R इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो रो की वैल्यू को लिखेंगे 1.7 इंटू 10 की पावर -8, लेंथ दे रखा है 1, अपॉन में एरिया दे रखा है बच्चों 2 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा 1.7 अपॉन 2, इस 10 की पावर -6 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -8 प्लस 6, तो ये आ जाएगा आपका 17/20 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है ना। इस 2 में से एक जीरो को और ऊपर ले जाएंगे तो इट विल बी 17/2 इंटू 10 की पावर -3, विच विल बी इक्वल टू 8.5 इंटू 10 की पावर -3 ओम। ये आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। इसी में क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड फाइंड द करंट। आप रेजिस्टेंस निकाल चुके हो, और V इक्वल्स टू फिर से लगा देंगे I इंटू आर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वोल्टेज 5 है, करंट आपको नहीं पता, रेजिस्टेंस आपको पता है 8.5 इंटू 10 की पावर -3 ओम। तो यहां से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 अपॉन 8.5 इंटू 10 की पावर -3, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 8.5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, तो 5 से कट जाएगा 10 टाइम्स, और 5 से कट जाएगा 17 टाइम्स इंटू 10 की पावर क्या जाएगा बच्चों 10 अपॉन 17 इंटू 10 की पावर 3। ये आपका किसकी वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। देख ले फिर से एक बार। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं भाई। एक्सप्लेन विद डायग्राम द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, स्टेट 2 एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच में। एक्सप्लेन विद द डायग्राम द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ये रहा आपका R1, ये रहा आपका R2, है ना। पैरेलल के लिए कैसे बनाएंगे, R1 R2 R3। ठीक है ना। विथ डायग्राम ये डिफरेंस कैसे बताएंगे, आप बोलोगे कि इन सीरीज सर्किट यानी इन सीरीज करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द रजिस्टर्स आर सेम। तो लिखोगे इन सीरीज करंट थ्रू all the registers are same, whereas in parallel combination voltage across
ऑल द रेजिस्टेंस आर सेम। ये सबसे पहला मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है दोनों के बीच में तो ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर्स के अलोंग करंट सेम होता है, करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर्स आर सेम, वोल्टेज अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स आर सेम। ये आ गया। उसके बाद बोला है टू एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसा कि अभी बताया था पहले भी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो एडवांटेज क्या है। सबसे पहली बात कि ऑल द डिवाइस है ना, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, सभी फैन या फ्रिज या कोई भी डिवाइस आपने लगाया है ना, ऑल वर्क्स एट सेम पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो क्या लिखोगे पहला, चलिए इसको मैं आगे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं है ना। आप बोलोगे सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑल डिवाइस वर्क्स एट सेम वोल्टेज। ठीक। दूसरा क्या लिखेंगे कि ऑल द डिवाइसेज वर्क्स इंडिपेंडेंटली। जितने भी डिवाइसेज हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, कोई एक खराब हो जाएगा तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन है बच्चों, जल्दी जल्दी देखते हैं इसको। क्या बोल रहा है बच्चों, इन अ सीरीज सर्किट द करंट रिमेन्स द सेम थ्रू ईच रजिस्टर। तो असर्शन सही बात है कि सीरीज सर्किट में करंट क्या होता है, सेम होता है। क्या बोला रीजन, चार्ज हैज ओनली वन पाथ टू फ्लो इन सीरीज। ये भी बिल्कुल बात सही है। तो बोलोगे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन करेक्टली। ठीक है ना, बहुत दोनों सही है और रीजन बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ वोल्ट मीटर is connected in parallel across register. A voltmeter has very high resistance. ठीक है ना। चलिए यहां पे देखते हैं कि जब सपोज ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये वोल्टेज है और यहाँ पे हम वोल्ट लगाते हैं, वोल्ट रेजिस्टेंस में वोल्ट जो है पैरेलल में लगाते हैं। क्या बोला, पैरेलल अक्रॉस रजिस्टर। ये बात बिल्कुल सही है। वोल्ट मीटर हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। वोल्ट मीटर के पास जो करंट जाता है वो बहुत कम जाता है, नहीं के बराबर जाता है, तो रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई। तो both A and R are true and reason correctly explain about assertion. Next question क्या है बच्चों, देखते हैं। The equivalent resistance of a parallel circuit is less than a smallest resistance. बिल्कुल सही बात है कि पैरेलल रेजिस्टेंस में जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे छोटे वाले से भी कम आता है। क्या बताया रीजन, इन पैरेलल सर्किट करंट हैज मल्टीपल पाथ टू फ्लो। बिल्कुल सही बात है, पैरेलल सर्किट में करंट के पास मल्टीपल पाथ होते हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से जो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो कम हो जाती है। चलिए बच्चों, तो ये रहा ओवरऑल आपका क्लास 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी का शूट आउट है ना। लगभग 1 घंटे के वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट, इससे जुड़े रहें और कंप्लीटली अच्छे से तैयारी करें, आपका 100% यहां से सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू सो मच।